नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 11 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण कविता जिसका नाम है घर की याद। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी आरोह से चैप्टर नंबर 5। आज हम इस कविता का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था टिगरिया तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद में। और कब हुआ था? 29 मार्च 1913 को। और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुई थी। वे हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक थे। गांधी जी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर शुरू किया और उस स्कूल को चलाते हुए 1942 में गिरफ्तार हुए और फिर 1945 में छूटे। उसी वर्ष महिला श्रम वृद्धा में शिक्षक की तरह चलते गए और 4-5 साल वृद्धा में बिताए। तो कविताएं लिखना लगभग 1930 से ही नियमित हो गया था। कुछ कविताएं हिंदू पंच में हाई स्कूल पास होने के पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। आज की जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वह है घर की याद। तो ये इस कविता का सारांश क्या है कि कवि को जेल हो जाती है और जेल प्रवास के दौरान उनको घर की याद आ जाती है। बारिश के समय भयंकर बारिश हो रही है और उस बारिश की रात में सावन के महीने में घर परिवार को याद करते हैं। कवि अपने शोकाकुल परिवार के बारे में सोचकर दुखी हैं। तो यहाँ सावन के महीने से आग्रह करते हैं कि वो उनके परिवार तक उनकी सलामती पहुँचा दे। चलिए शुरू करते हैं घर की याद कविता, इसकी व्याख्या। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि आज मतलब ये जो बारिश की रात है उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और रात भर से ही गिर रहा है और उसी में मेरा मन भय से घिरता जा रहा है, प्राण मन घिरता जा रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तो ये जब ये पानी गिर रहा है उसी समय मेरा घर मेरी आँखों में तैर रहा है। घर मतलब उनको याद आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर से मैं बहुत दूर हूँ लेकिन मुझे पता है मेरे घर में खुशहाली है, खुशी ही खुशियाँ छाई हैं मेरे घर में। लेकिन मैं घर में नहीं हूँ, मैं घर से दूर हूँ। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। तो कह रहे हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं और मेरी बहन है जो कि मायके आई हुई है, मतलब अपने पिता के घर आई है। और बहन आई बाप के घर, मतलब पिता के घर आई है। हाय रे प्रताप के घर। लेकिन वह बहन दुखी है क्योंकि उसका एक भाई वहाँ नहीं है। घर में सब जुड़े हैं। तो घर का माहौल बहुत खुशनुमा है, सब खुशी से एक दूसरे से मिलकर घर में रह रहे हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। तो 4 भाई हैं जो कि मेरी भुजा है, मेरी बाहों के समान है। और 4 बहनें हैं जो कि वो प्यार का प्रतीक हैं, प्यार और स्नेह का प्रतीक हैं। कौन? बहनें। और भाई क्या हैं? भुजाएं हैं। तो देख लेते हैं एक बार फिर से इसका अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित कविता घर की याद से उद्धृत है। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब एक रात निरंतर वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें सक्रिय हो जाती हैं और कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि आज सचमुच पानी बहुत गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। ऐसे में कवि के मन और प्राण घर की याद से घिर जाते हैं। फिर कवि कहते हैं कि उनका घर बहुत दूर है परंतु खुशियों से भरा पूरा है और उनके घर में 4 भाई और बहन मायके से आई है, यानी पिता के घर आई है। मगर अफसोस कि उसके मायके आकर दुख ही मिला क्योंकि उसका एक भाई उसकी नज़रों से दूर जेल में बंद है। ये सारी बातें मैंने आपको सरल भाषा में समझाई हैं अपनी भाषा में, ताकि आपको और सरलता से समझ में
आ सके। बच्चों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते जाना है। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि घर में सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं। तो चारों भाई तो भुजाएं हैं और बहनें क्या हैं, प्यार हैं। तो भाई भुजा के समान कर्मशील और बलिष्ठ हैं, तो बहनें प्यार और स्नेह का भंडार हैं। चलिए, ये हुई भाई बहन की बातें। अब आगे देखते हैं कवि अपने माँ और बाप के बारे में क्या कहते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो कवि बताते हैं कि माँ, मेरी जो माँ है वह पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो अपनी दुख और पीड़ा ज़रूर मुझे लिखकर भेजती। दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिरे। माँ की गोद जिसको मिल जाती है उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। तो माँ का इतना स्नेह मिला हुआ है कि मैं यहाँ मतलब जेल में बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनका स्नेह यहाँ पर मुझे आत्मविश्वास दे रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसे, वो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो उसका पत्र मेरे पास ज़रूर आता और मैं उसका पत्र पढ़ पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। तो पिताजी हैं वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको बुढ़ापा नहीं लगता है, मतलब वो बुढ़ापा स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उनको आसपास में भी बुढ़ापा नहीं है। जो अभी भी तोड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, वह अभी भी एक जवान की तरह खिलखिलाते हैं, एक बच्चे की तरह, और अभी भी दौड़ कर चले आते हैं। मौत के आगे ना हिचकें, शेर के आगे ना बिचकें। तो उनको न मौत का डर है और न ही किसी शेर से वो भयभीत होने वाले हैं। बोल में बादल गरजता, और उनकी आवाज़ तो ऐसी है जैसे बादल गरजते हों। काम में झंझा लरजता, और काम तो ऐसे हैं कि किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यही जो मैंने बताया इसका यहाँ पर दिया हुआ है। आपको ये PDF इसलिए दी जा रही है ताकि जब आप ये कविता समझ चुके हों तो अगर रिवीजन करना हो तो फिर से इसमें से पढ़ सकते हैं आप। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि निरंतर जब वर्षा हो रही थी तो कवि के मन मस्तिष्क में घर की यादें सक्रिय हो जाती हैं और कवि इसमें अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और अपने माता पिता के बारे में बताते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किए हैं, यदि उनकी गोद में सिर रख लिए तो फिर दुख बाकी नहीं रह जाता। तो अर्थात माँ की ममता के सामने दुखों का अंत हो जाता है। और माँ का स्नेह इतना व्यापक और शक्तिशाली है कि जेल में भी कवि उसे अनुभव कर रहे हैं। कभी मायूस होकर कहते हैं कि माँ को लिखना भी नहीं आता, यदि वह लिखना जानती तो उसका पत्र मेरे पास आता और मैं उसे पढ़ पाता। तो कवि कितने मतलब जेल में है, लेकिन फिर भी उनको घर की याद इतनी सता रही है कि घर में सब खुश हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेला उनके लिए दुखी हो रहा हूँ। तत्पश्चात कवि अपने पिता की विशेषताएं बताते हैं और कहते हैं कि अभी भी चुस्त और फुर्तीले हैं। बुढ़ापा तो एक क्षण के लिए भी उनके आसपास नहीं भटकता। पिताजी आज भी दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। और फिर कहते हैं कि पिताजी इतने साहसी हैं कि मौत के आगे भी हिचकते नहीं हैं, शेर के आगे भी कभी घुटने नहीं टेकते हैं। उनकी आवाज़ आज भी दमदार है, मानो बादल गरज रहे हों। तो आगे बताते हैं कि बेशक पिताजी आज भी जब काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाए, अर्थात वे अत्यधिक तेज गति से काम करने का दमखम रखते हैं। समझ में आया बच्चों? ये देखो, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा, झंझा मतलब तूफान। तो तूफान भी लरजता मतलब लर्जना, शर्माना। तूफान भी शर्मा जाता है उनके काम के आगे। तो तूफान तेज होता है ना, लेकिन पिताजी का काम तो तूफान से भी तेज होता है। चलो आगे क्या बताते हैं। 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजरें उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। तो बोल रहे हैं कि जब सब भाई बहन इकट्ठे हो गए हैं तो 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। और भाई तो मतलब उनकी भुजा हैं, कवि की भुजा हैं, और बहनें हैं वो उनके लिए प्यार और स्नेह की मूर्ति हैं। तो जब ये खेलते होंगे आपस में तो, और जब खड़े होंगे सारे जन,
तो नज़र उनकी उन पर पड़ी होगी। और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। तो पिताजी जिनको एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा नहीं आया है, वो ज़रूर इन सब को देखकर रो पड़े होंगे कि यहाँ मेरा पांचवा बेटा नहीं है। हालांकि 4 बेटे हैं लेकिन एक पांचवा नहीं है। तो हालांकि पिताजी जो हैं हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं, उनको बुढ़ापा भी अभी महसूस नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर इस समय रो रहे होंगे जब उनका पांचवा बेटा उनको दिखाई नहीं दिया होगा। समझ गए बच्चों? देख लेते हैं, इसमें थोड़ा रिवीजन कर लें हम कि इन पंक्तियों में कवि अपने घर की यादें लेकर सक्रिय हो जाते हैं और कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं कि आज वे गीता पाठ करके, हाँ तो ये हम इसका ऊपर का छोड़ दिया बच्चों। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तीर रहा है। तो पिताजी ने आज गीता का पाठ किया होगा और दंड 260 करके, तो जैसे उठक बैठक करते हैं ना, कई प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो दंड किए होंगे 260। खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। तो ये सब करके जब नीचे आए होंगे पिताजी, तो उनके आंखों में ज़रूर आंसू आए होंगे, क्योंकि आज इतना पानी गिर रहा है और मेरी नज़र में सारा घर का माहौल मेरी नज़रों के सामने आ रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि कवि अपने पिताजी के बारे में क्या कह रहे हैं कि आज वे गीता पाठ करके 260 दंड अर्थात उठक पटक लगाकर व्यायाम करने के उपकरण अर्थात मुकद्दर को हिलाकर वह उनकी मुट्ठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों से आंसू छलके होंगे। कवि कहते हैं कि मुझे याद करके पिताजी की आंखें नम हो गई होंगी। और फिर कहते हैं कि पानी बहुत गिर रहा है, घर की याद भी बहुत आ रही है। घर में 4 भाई बहन हैं, चारों भाई बुझाएं हैं तो बहनें प्यार हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। और उन्हें खेलते खड़े देखकर पिताजी को पांचवे यानी मेरी याद ज़रूर आई होगी। तो कवि कहते हैं कि बुढ़ापा तो एक क्षण के लिए भी पिताजी के आसपास नहीं फटकता, लेकिन मेरा नाम लेकर अवश्य ही रो पड़े होंगे। फिर आगे कवि अपने बारे में बताते हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो इसमें मतलब कवि अपने आप खुद के बारे में बता रहे हैं कि पांचवा मैं हूँ जो कि अभागा हूँ, मतलब परिवार के साथ नहीं हूँ इसलिए अभागा हूँ, मैं जेल में हूँ। और जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे, और पिताजी हमेशा सोने पर सुहागा मतलब मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार में बहते रहे हैं, हमेशा मेरे ऊपर प्यार लुटाते आए हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, आज उनके जो स्वर्ण बेटे हैं उनको उनसे ज़रूर मतलब उनको दुख पहुंचा होगा। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं कि निरंतर वर्षा हो रही है तो कवि के मन में पीड़ा उठ रही है और उनको घर की याद आ रही है। कवि कहते हैं कि अपने पिताजी का पांचवा अभागा पुत्र हूँ, वे उनके साथ नहीं हैं, लेकिन पिताजी की नज़रों में वह सबसे प्यारा है। जब भी घर में कवि के बारे में चर्चा चलती है तो उनके पिताजी भावुक हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि आज पिताजी को अपने सोने जैसा बेटा तुच्छ लगा होगा, क्योंकि अभाग्यवश उसका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है। तो जिसको सोने पे सुहागा कहते थे, आज उनको वह बेटा ज़रूर तुच्छ लगा होगा, क्योंकि वह उनसे दूर है और जेल में बैठा हुआ है। कि मतलब जेल में जाना एक अपने परिवार पर एक इज्जत पर एक कलंक की बात होती है। तो कवि यहाँ महसूस कर रहे हैं कि आज उनके पिताजी को ये जो सोने जैसा बेटा है ये ज़रूर उनको तुच्छ लग रहा होगा, क्योंकि आज उनका बेटा जेल में है तो वो गलत लग रहा होगा उनको।
तो आगे कवि कहते हैं कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा, समझाते वक्त उसके मन में बहुत दुख बहा होगा और माँ की आंखों से आंसू की धार जारी होगी। वह पिताजी से कह रही होगी कि जेल में बहुत अच्छा है भवानी, तुम्हें आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो मतलब उसकी माँ है ना कवि की, तो कवि का नाम क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी खुद जेल में थे और अपने ही बारे में ये कविता लिखे थे वो। तो वो कह रही हैं कि आप ज़रूर आज माँ पिताजी को समझा रही होगी कि आप व्यर्थ चिंता कर रहे हो, भवानी ज़रूर जेल में सकुशल होगा, फिर तुम्हें आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह आपके बताए मार्ग पर ही अग्रसर है। और यही उसके जीवन का उद्देश्य है। देखिए ये पंक्तियाँ हमने देखी थी ना कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो माँ ने पिताजी से कहा होगा कि क्यों इतना दुख लेकर बैठे हो, आँख में किस लिए पानी है, वहाँ अच्छा है भवानी। मतलब जो भवानी है वो वहाँ जेल में सुरक्षित है और सकुशल है, आखिर आपके ही पद चिन्हों पर अग्रसर है। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी सभी इच्छाएं वो पूरी करे। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। तो वह आपका मन समझकर और आपको अपनापन देकर ही गया है। तो गया है तो अच्छे काम के लिए ही गया है और वह तुम्हारे ही पद चिन्हों पर चल रहा है। तो आप उसके बारे में चिंता क्यों करते हो। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता। अगर वह आज जेल नहीं जाता, मतलब देश की हित के लिए वह गया है, तो वह फिर मेरी कोख ले जाता, फिर मेरा बेटा कहलाने के लायक वह नहीं होता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो इस तरह आप मतलब कमज़ोर मत पड़ो, नहीं तो आपके दूसरे जो बच्चे हैं वो भी रोने लग जाएंगे। तो अपने पति को समझाती हैं भवानी मिश्र जी की माता। तो यहाँ पर कवि खुद ही कल्पना कर रहे हैं कि ज़रूर माँ पिताजी को समझा रही होगी और मैं अभागा हूँ, ज़रूर माँ आज पिताजी को तुच्छ लग रहा हूँगा क्योंकि मैं जेल में हूँ और माँ दुखी है, पिताजी भी दुखी हैं, लेकिन माँ पिताजी को ज़रूर साहस दे रही होगी कि आप क्यों परेशान होते हो, भवानी वहाँ पर सकुशल है। आप अगर कमज़ोर पड़ोगे तो दूसरे बच्चे भी रो पड़ेंगे। आखिर वह जो गया है वो ठीक करने के लिए ही जेल गया है और अगर वो नहीं जाता, पीछे हटता, जेल नहीं जाता तो मेरी कोख को लग जाता। तो उसका जाना ठीक है, आप कच्चे ना बनो और दूसरे बच्चों को रुलाने की कोशिश मत करो, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि कवि कहते हैं कि अपने पिताजी का पांचवा अभागा पुत्र है, उनके साथ नहीं है, लेकिन पिताजी के नज़रों में वह सबसे प्यारा है। फिर आगे कहते हैं कि पिताजी को अपने सोने जैसा बेटा आज तुच्छ लगा होगा क्योंकि अभाग्यवश उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है। और इस पर उनकी जो माता जी हैं वो समझा रही होंगी और समझाते वक्त अपने मन में बहुत दुख बहा होगा। माँ की आंखों से आंसू की धार जारी होगी। वह पिताजी से कह रही होगी कि जेल में बहुत अच्छा है भवानी, तुम्हें आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तो आपके बताए मार्ग पर ही चल रहा है और यही उसके जीवन का उद्देश्य है। ये तुम्हारी ही परंपरा है। ऊपर आया था ना लीक, लीक मतलब परंपरा, तो ये तुम्हारी परंपरा है और ठीक भी है। तो कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को ज़रूर समझाती होगी कि यदि वह आगे बढ़कर पीठ दिखाता तो वह वापस आता तो मेरे लिए लज्जा की बात होती और तुम्हें अत्यधिक कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस तरह रोओगे तो घर के दूसरे बच्चे भी रोने लगेंगे, अर्थात वो कमज़ोर हो जाएंगे। फिर आगे कवि क्या समझाते हैं कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो कवि बताते हैं कि जब माता जी ने पिताजी को ढांढस बनाया होगा, साहस दिया होगा, तो पिताजी ने कहा होगा कि हाय कितना सहा होगा, हाय उसने कितनी पीड़ा सही होगी, और कहाँ मैं रोता हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, और मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ, मैं कमज़ोर कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं कमज़ोर नहीं पड़ रहा हूँ। है सजीले हरे सावन कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवे को वे न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है,
इसी बस से सब विरस हैं, किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। तो सावन महीने को कवि संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे श्रावण मास, तुम मेरे घर वालों को धैर्य देना और उन्हें कहना कि मैं ठीक हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और उनसे मेरे दुख की बातें मत कहना, हालांकि मैं घर से दूर रहकर खुश नहीं हूँ। तो काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। तो ये भी कहना कि मैं कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ और आप लोगों का नाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मत करो कुछ शौक कहना, और तुम लोग शौक मत करो, दुखी मत हो। ये सब श्रावण मास से कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर के लिए संदेश दे रहे हैं। तो देख लेते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर कवि अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, और पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि माँ की बातें सुनकर पिताजी अपने मन में सारी पीड़ा को समेटते हुए कह रहे होंगे कि मैं रो नहीं रहा हूँ, नहीं धीरज खो रहा हूँ। फिर सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले और हरे सावन, तुम पुण्य पावन हो, तुम चाहे जितना बरस लो, किंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बरसें। देखो यहाँ पर दिया है ना कि हे सजीले हरे सावन, कि हे सजीले हरे सावन, क्योंकि सावन के महीने में सब चारों तरफ हरियाली छा जाती है और बारिश होती रहती है। तो मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो, वे न बरसें। तुम कितना भी बरस लो, लेकिन वे न बरसे का मतलब क्या है कि मेरे माता पिता की आंखों से आंसू नहीं बरसने चाहिए, पांचवे को वे न तरसें। और 4 बेटे हैं ना उनके, तो वो 5वां बेटा मैं हूँ, तो मेरे लिए वो ना तरसें। तो इस तरह से सावन महीने को कह रहे हैं कौन, कवि। तो फिर आगे क्या कहते हैं कि वे मज़े में हैं, और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। कवि कह रहे हैं कि इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय हो गया है, तो मैं एक तरह से नरक भोग रहा हूँ। आगे कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता को मेरे कष्टों के बारे में मत बताना, उन्हें धीरज देते हुए कहना कि तेरा बेटा जेल में भी लिख पढ़ रहा है, उन्हें कहना कि यहाँ काम कर रहा है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, और बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं, और उनसे कहना कि वे शौक ना करें। और फिर आगे क्या कहते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 में शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, मरे पुण्य पावन, तुम बरसो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसे। बच्चों ये कविता बहुत सरल है, इसको ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा कठिन शब्द इसमें नहीं दिए गए हैं, सीधी सादी हिंदी भाषा में लिखी हुई कविता है। तो इसमें कवि बाद में सावन महीने को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि घर पर मेरे घर तक ये सूचना देना और कहना कि मैं मस्त हूँ, और काटने में मतलब चरखा काटते हैं ना जेल में व्यक्ति, तो चरखा काटने में मैं व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, वज़न मेरा 70 का हो गया है, और मतलब वज़न मेरा कम नहीं है यहाँ पर, और भोजन भी मेरा ढेर सारा है, मैं ढेर सारा खाना खाता हूँ यहाँ पर, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और मैं यहाँ पर खेलता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, तो किसी भी तरह का दुख आता है उसका डटकर मुकाबला करता हूँ। और कहना मैं एकदम मस्त हूँ, यो न कहना अस्त हूँ, ये नहीं कहना कि मैं मतलब परास्त हो गया हूँ, हार गया हूँ, जबकि मैं मस्त हूँ, ये बात कहना। और हाय रे ऐसा न कहना, अब तुम क्या नहीं कहना वहाँ पर कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, ये बात मत कहना कि मैं यहाँ जागते रहता हूँ और आदमियों से भागते रहता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं मतलब चुपचाप रहता हूँ, ये बात भी मत कहना। और खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, ये बात भी मत कह देना कि मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, बिना मतलब की बात कुछ भी वहाँ पर बक मत देना, और उन्हें किसी प्रकार का शक मत होने देना। हे सजीले हरे सावन, मरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे। तो हे सजीले हरे भरे सावन, तुम एकदम पुण्य महीना में आते हो और हमारे लिए बहुत ही पावन पुण्य हो,
और तुम कितना भी बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं बरसने चाहिए और वे पांचवें बेटे को न तरसने पाएँ। तो बच्चों, ये कविता आपको कैसी लगी? बहुत ही अच्छी कविता है और जेल में रहते हुए एक व्यक्ति को अपने घर की याद आती है तो उसके मनोभाव किस तरह के होते हैं, आज इस कविता के माध्यम से हमने सीखा है। और हम एक एक कविता से कुछ न कुछ सीखते हैं। इसके लिए कविता को ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत होती है और उसके लिए ज़रूरी है आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। मेरे कहने का मतलब है शेयर कर दो। तो ये कविता आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।